everyone, this is Gulzar Khan and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। तो पिछली वीडियो में हमने महाभारत के बारे में पढ़ा था, उसकी लैंग्वेज, उसके कंटेंट के बारे में हमने जाना था, उसके ऑथर्स और उसकी डेट क्या थी कि वो कई सेंचुरीज तक महाभारत लिखा गया, वो हमने समझा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, यानी कि हम देखेंगे कि महाभारत की जो स्टोरी है उसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कैसे मैच किया जा सकता है। यानी कि क्या महाभारत में जो बताई गई जगह हैं, जो लोग हैं, जो भी इंसिडेंसेस इसमें बताए गए हैं, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते भी थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने हस्तिनापुर में एक्सकवेशंस किए और कुछ एविडेंसेस दिए और हिस्टोरियंस ने इन फाइंडिंग्स को एपिक से कंपेयर भी किया है, महाभारत से कंपेयर भी किया है। तो वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जो महाभारत है वो एक मेजर एपिक है जिसमें बैटल्स को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है, फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, पैलेसेस के बारे में बताया गया है, यानी कि बड़े बड़े महल हुआ करते थे जैसे कि हस्तिनापुर एग्जाम्पल दिया गया है उसमें, है ना। और सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया है। सेटलमेंट्स बेसिकली जहाँ पर लोग रहते हैं वो जगह होती है सेटलमेंट। तो इन सभी के बारे में महाभारत में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो फिर 1951-52 के टाइम पीरियड में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, इन्होंने हस्तिनापुर में एक्सकवेशन किए, यानी कि वहां पर खुदाई की। हस्तिनापुर जो है वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इन्होंने हस्तिनापुर में एक्सकवेशंस किए, खुदाई की। तो इससे हमारे सामने एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हस्तिनापुर, ये जो एक्सकवेशन किया गया है, क्या ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में मेंशन किया गया है? क्योंकि इनके नेम्स में तो सिमिलैरिटी है ही, लेकिन नेम्स में सिमिलैरिटी तो कोइंसिडेंटल हो सकती है, लेकिन जो लोकेशन है ना हस्तिनापुर की, वो वही लोकेशन है जो महाभारत में मेंशन की गई है, अपर गंगा दोआब में, जहां पर कुरु किंगडम था। जैसे मैप में हम देखना चाहें तो ये हमारा इंडिया है ना। ये जो है वो कुरु किंगडम फैला हुआ था। ये नदी जो जा रही है ना, ये गंगा रिवर है, ठीक है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसे हम बोलते हैं अपर गंगा दोआब, ये वाला जो है वो मिडिल गंगा दोआब है, एंड ये वाला जो रीजन है ना वो लोअर गंगा दोआब है। तो इस वाले रीजन में हस्तिनापुर लोकेटेड है। जैसे इसको और क्लोज से देखें तो ये जा रही है गंगा रिवर, ठीक है, और इसी के पास में यहाँ पर लोकेटेड है हस्तिनापुर, और ये जो रीजन है ये अपर गंगा दोआब है। तो यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि जहाँ पर कुरु किंगडम सिचुएटेड है अपर गंगा दोआब में, तो इसकी कैपिटल जो है वो हस्तिनापुर थी। इन कुरुस की कैपिटल हस्तिनापुर थी जो महाभारत में मेंशन की गई है। तो बीबी लाल ने जब हस्तिनापुर में एक्सकवेशंस किए थे तो उन्हें 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले, यानी कि पॉपुलेशन अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से रहती थी, ये इन्होंने जाना। जैसे पहला लेवल जो मिला, ये मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि 1000 साल पुराना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लेवल मिला, इसे मान लो कि ये 500 साल पुराना है। इस तरह से 5 लेवल बीबी लाल को मिले, ठीक है, जिसमें जो सेकेंड लेवल जो है और जो थर्ड लेवल है ये हमारे काम का है, इसे हमें जानना है। तो जो सेकंड फेज यानी कि जो सेकंड लेवल मिला है ना, जैसे नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे नीचे ये वाली लेयर है, इसके ऊपर ये सेकंड लेयर होगी, फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। तो ये जो सेकंड लेयर है, इस लेयर में जो हाउसेज मिले, अब बेसिकली यहाँ पर हाउसेज तो बने नहीं होंगे, यहाँ पर हाउसेज के रेमिनेंट्स होंगे, कोई भी आर्टिफैक्ट्स होंगे वो मिले होंगे बीबी लाल को, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल है ना, इसका टाइम पीरियड लगभग 12th से 7th सेंचुरी बीसी था। ये यहाँ पर गलत हो गया, 17th सेंचुरी, ये 7th सेंचुरी बीसी है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पर जो भी हाउसेस मिले थे उसके बारे में बीबी लाल कह रहे हैं कि जिस लिमिटेड एरिया में एक्सकवेशन किया गया है वहां पर हमें हाउसेस का कोई डेफिनेट प्लान नहीं देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं था कि घर जो थे वो प्लान्ड थे, प्लान तरीके से नहीं बनाए गए थे। कहीं पर किसी ने घर बना लिया, कहीं पर किसी ने बना लिया, इस तरह से, है ना। नालियां वगैरह थी, ये कोई प्लान सेटलमेंट नहीं था। तो घरों की जो दीवारें इन्हें मिली वो मिट्टी से बनी हुई थी और मड ब्रिक्स यानी कि कच्ची मिट्टी की जो कच्ची ईंटें होती है ना, उनसे बनी हुई थी उनकी दीवारें। इसके अलावा उन्हें सेकंड फेज में ये भी मिला है कि मड प्लास्टर उन्हें मिला है, यानी कि मिट्टी का प्लास्टर मिला है जिस पर रीड के मार्क्स हैं। रीड बेसिकली मतलब कुछ पत्ते हो गए, घास फूस हो गई, बैम्बू जैसी पतली पतली लकड़ी जो होती है उनसे दीवारें बना दी जाती हैं और उसके ऊपर मिट्टी से प्लास्टर कर दिया गया होगा। तो फिर क्या होगा कि जो मिट्टी का प्लास्टर है ना उस पर हमें ये रीड के छापे मिले हैं, उसके मार्क्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाउसेज में रीड की वॉल्स बनाई गई थी जिनके ऊपर मड से प्लास्टर किया गया था। अब फिर जो थर्ड फेज है, जो तीसरी लेयर है, जो कि लगभग 6th से 3rd सेंचुरी बीसीई की है,
उनमें जो हाउसेज मिले हैं उनके बारे में बीबी लाल बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के हाउसेज मड ब्रिक्स के बने हुए थे, यानी कि कच्ची ईंटों के तो बने ही हुए थे, इसके साथ ही साथ बर्न्ट ब्रिक्स के, यानी कि जो पकी हुई ईंटें होती है ना, जिन्हें भट्टे में डाल के पकाया जाता है, जैसे हम आज अपने घर बनाते हैं पक्की ईंटों से, उन ईंटों से भी उस टाइम पर घर बने हुए थे। इसके अलावा सूकेज जार। अब सूकेज जार क्या होता है? ये एक पॉट होता है, बहुत बड़ा पॉट होता है, इसको एक गड्ढे में फिर रख दिया जाता है। जैसे ये गड्ढा है हमारे पास है ना, ये काफी बड़ा होता है सूकेज जार, और ये हमने गड्ढा कर दिया जमीन में। अब इस जार को हम इस जमीन में लगा देंगे, दाब देंगे आराम से, ठीक है, और ऊपर से जो भी वेस्ट वाटर है वो इसी जार में आता रहेगा। वेस्ट वाटर में जैसे कि घरों का गंदा पानी हो सकता है, अगर बारिश पड़ रही है तो बारिश का पानी भी इसमें आकर गिर जाएगा, तो वो इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे जमीन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सोक कर लेगी, इसीलिए इसे सोकेज जार बोला जाता है। इसकी जरूरत क्यों थी पता है? क्योंकि एशियन टाइम में प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तो होता नहीं था, जैसे आज के टाइम पर होता है, अंदर से ही जमीन के नीचे से ही खोद कर जो है वो पाइप वगैरह डाल दिए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाता है, वैसा पहले तो था नहीं। इसीलिए लोग जो घर का रिफ्यूज वाटर होता था, यानी कि जो गंदा पानी होता था, जैसे कि बर्तन धोने के बाद में जो पानी गंदा बच जाता है, कपड़े धोने के बाद में जो पानी बच जाता है, उसके अलावा जो रेन वाटर होता है, उसको वो इस सोकेज जार में डाल देते थे, और जार के नीचे या तो होल्स कर दिए जाते थे छोटे छोटे, है ना, और इन होल्स के थ्रू ये जमीन में पानी चला जाता था, या फिर ये पोरस मटेरियल का बनाया जाता था। पोरस मतलब ऐसा मटेरियल जिससे पानी आर पार हो सके, जैसे कि मिट्टी जो होती है ना, उससे पानी आसानी से आर पार हो जाता है, तो एक पोरस मटेरियल का बना होता था और पानी धीरे धीरे मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो एक मतलब अच्छी टेक्निक थी। तो रिफ्यूज वाटर यानी कि जो गंदा पानी होता था उसको ड्रेन करने के लिए सोकेज जार बनाए जाते थे। इसके अलावा ब्रिक की ड्रेन्स बनाई जाती थी, यानी कि जो नालियां होती थी वो ईंटों की बनाई जाती थी, है ना। इसके अलावा क्या क्या मिला है? टेराकोटा के रिंग वेल्स मिले हैं। ये क्या होते हैं? ये इस तरह के होते हैं रिंग वेल, छल्ले टाइप में इस तरीके से बने होते हैं। ये यहाँ पे मिट्टी दिख रही है, ये तो हमें खुदाई में मिले हैं, लेकिन उस टाइम पर यहाँ पे मिट्टी नहीं होगी, ये पूरा कुआं टाइप होगा, और क्योंकि ये रिंग के शेप में इसीलिए हम इसे रिंग वेल बोलते हैं, और ये टेराकोटा का बना हुआ है। टेराकोटा एक मटेरियल होता है, और ये जो है ना, ये सोकेज जार है, इस तरीके से इसको जमीन में दबा दिया जाता था, इतना बड़ा ये जार है, और इसमें जो है वो गंदा पानी आता होगा हर जगह से, और धीरे धीरे ये जमीन में मिल जाता होगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाता होगा, ठीक है। तो टेराकोटा रिंग वेल्स किस काम में आते थे? ये वेल्स के रूप में भी काम में आते थे, यानी कि इनमें पानी जो भरा होता था उसको डेली यूज में भी लोग यूज करते होंगे। इसके अलावा ड्रेनेज पिट्स के रूप में, यानी कि एक टैंक के रूप में ये काम कर रहा है ना, कि जो भी गंदा पानी है वो इस टेराकोटा रिंग वेल में आकर गिर जाएगा, जैसे कि सोकेज जार में हमने देखा। तो दोनों रूप से टेराकोटा रिंग वेल्स का यूज किया जाता होगा। ये हमें थर्ड फेज के सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें रियलिटी में मिली हैं, जो बीबी लाल ने एक्सकवेशन किया है हस्तिनापुर से, और महाभारत में भी हस्तिनापुर का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो सिटी है हस्तिनापुर, इसका जो डिस्क्रिप्शन है महाभारत में, क्या ये मेन नैरेटिव के बाद में ऐड किया था? मेन नैरेटिव यानी कि जो इसकी स्टोरी है, जो मेन कहानी है, वो पहले लिखी गई होगी, और बाद में हस्तिनापुर का जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कैसे ये सिटी थी, है ना, क्या बड़े बड़े राजमहल बने हुए थे, वो बाद में इसमें ऐड किए गए होंगे। जब अर्बन सेंटर्स फ्लरिश हुए इस रीजन में, यानी कि जो शहर डेवलप होना शुरू हुए थे, वो 6th सेंचुरी BC के बाद से डेवलप होना शुरू हुए थे, तो उस टाइम के बाद में हो सकता है कि हस्तिनापुर के बारे में महाभारत में लिखा गया हो। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक पोएटिक फैंसी है, यानी कि महाभारत जो एपिक लिखा गया है इसमें सिर्फ एक इमेजिनेशन की गई है कि हस्तिनापुर नाम की सिटी है, उसमें ये चीजें हैं, है ना, ये सिर्फ एक फैंसी माना गया है, इसे सिर्फ इमेजिनेशन माना गया है। और क्योंकि इमेजिनेशन है इसीलिए हम इसको कंपैरिजन से वेरीफाई नहीं कर सकते, चाहे हमें कैसा भी एविडेंस मिल जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं कि या तो हो सकता है कि हस्तिनापुर को मेन नैरेटिव के बाद में ऐड किया गया हो 6th सेंचुरी BCE के बाद में, या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जो मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड्स हैं महाभारत में, उसमें एक है द्रौपदी की मैरिज पांडवों के साथ में। द्रौपदी की मैरिज 5 पांडवों से हुई थी ना, तो ये पॉलीएंड्री का एक एग्जाम्पल है। पॉलीएंड्री मतलब कि जो एक विमेन होती है उसके कई सारे हस्बैंड्स होते हैं, वो प्रैक्टिस होती है ये, क्योंकि द्रौपदी एक है और हस्बैंड इसके 5 हैं, इसीलिए इसको पॉलीएंड्री बोला जा रहा है। और ये जो पॉलीएंड्री है वो महाभारत के नैरेटिव यानी कि उसकी स्टोरी में सेंट्रल है ये, यानी कि मेन कहानी द्रौपदी की 5 पांडवों से मैरिज की ही है। अब देखो द्रौपदी की मैरिज की कहानी क्या है कि जो राजा द्रुपद थे उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में
एक तीर कमान का कंपटीशन रखा कि जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसी से द्रौपदी की शादी होगी। तो अर्जुन ने वो कंपटीशन जीत लिया था और द्रौपदी की शादी अर्जुन से कर दी गई थी। तो जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आया और पांडवों ने अपनी माँ कुंती से बोला कि माँ देखो हम कुछ लेकर आए हैं, कुंती ने देखा ही नहीं और बिना देखे बोल दिया कि जो भी लाए हो सब मिलकर बांट लो। और फिर जब उन्होंने देखा कि वो द्रौपदी है तब गलती का एहसास भी हुआ उन्हें। लेकिन कुंती के शब्द को मानते हुए द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हो गई जो पांचों भाई थे, क्योंकि उनकी मदर के वर्ड्स उनके लिए बहुत मायने रखते थे। इसीलिए पांचों पांडवों ने फिर द्रौपदी से शादी कर ली। तो ये तो एक कहानी थी द्रौपदी की मैरिज की। दूसरी कहानी जो है वो वेद व्यास ने दी है। वेद व्यास का कहते हैं, इन्होंने बोला है कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव से एक परफेक्ट पति मांगा था, लेकिन वो विश उन्होंने गलती से 5 बार बोल दी। शिव ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे, इसीलिए महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से होने का एक डिवाइन डेस्टिनी थी। तो द्रौपदी की जो मैरिज है, इस इवेंट को जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि जो भी महाभारत का ऑथर है या ऑथर्स हैं, उन्होंने पॉलीएंड्री को एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके अपनाए और उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। जैसे पहला तरीका हमने देखा द्रौपदी की मैरिज का कि कुंती ने बोल दिया था कि जो भी लाए हो वो बांट लेना। दूसरा तरीका जो था वो पिछले जन्म वाली थ्योरी थी। तो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस जो हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो फैक्ट है कि ऑथर ने ये जो डिस्क्राइब किया है पॉलीएंड्रियस यूनियन को, ये इंडिकेट करता है कि पॉलीएंड्री जो थी वो रूलिंग एलिट्स के बीच में प्रिवेलेंट थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। जो भी अमीर हुआ करते थे उनमें पॉलीएंड्री चलती थी। और एट द सेम टाइम ये जो फैक्ट है कि अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए गए इस एपिसोड के लिए, द्रौपदी की मैरिज के एपिसोड के लिए, ये फैक्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि पॉलीएंड्री धीरे धीरे डिसफेवर में आ गई ब्राह्मण्स के बीच में। उन ब्राह्मण्स के बीच में जिन ब्राह्मण्स ने महाभारत पर रिवर्क किया था और उसको डेवलप किया था सेंचुरीज तक, उन्हीं ब्राह्मण्स के बीच में धीरे धीरे ये डिसफेवर में आने लगी। मतलब वो इसे पसंद नहीं करते थे पॉलीएंड्री को, कि ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना हो गया था। और इसीलिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई हैं पॉलीएंड्री से रिलेटेड। कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि पॉलीएंड्री की जो प्रैक्टिस है ना, ये भले ही अनयूजुअल लगे, अनडिजायरेबल लगे फ्रॉम द ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ब्राह्मण्स जो थे वो इसको अच्छा नहीं मानते थे, ये अनडिजायरेबल थी, कोई नहीं चाहता था कि पॉलीएंड्री हो, लेकिन फिर भी ये हिमालयन रीजन में प्रेवलेंट थी और आज भी होती है पॉलीएंड्री। जो हिमालय वाला रीजन है, जैसे प्रेजेंट डे जो हमारे स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर पॉलीएंड्री आज भी होती है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि विमेन की शॉर्टेज हो गई होगी वॉरफेयर की वजह से, युद्ध हुआ होगा, विमेन मार दी गई होंगी तो विमेन की शॉर्टेज पड़ी होगी और उससे पॉलीएंड्री का जन्म हुआ होगा। यानी कि पॉलीएंड्री को कुछ हिस्टोरियंस ने एक सिचुएशन ऑफ क्राइसिस को एट्रीब्यूट किया है, यानी कि क्राइसिस की वजह से पॉलीएंड्री प्रिवलेंस में आई। कुछ अर्ली सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो पॉलीएंड्री है ना, वो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ ओनली, यानी कि ये सिर्फ एकमात्र या मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म थी मैरिज की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉलीएंड्री ही परफॉर्म की जाती थी या सबसे ज्यादा फेमस पॉलीएंड्री ही थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी ऑथर्स ने इस प्रैक्टिस को ही क्यों एसोसिएट किया सेंट्रल कैरेक्टर्स के साथ में, महाभारत के जो भी सेंट्रल कैरेक्टर हैं, अर्जुन हो गए, द्रौपदी है ना, पांडव्स हो गए, उनके साथ में उन्होंने पॉलीएंड्री को ही क्यों एसोसिएट किया, जबकि वो मैरिज की कोई ज्यादा फेमस फॉर्म नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑथर्स उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो क्रिएटिव लिटरेचर होती है ना, क्योंकि जब भी कुछ लिखा जाता है तो उसमें क्रिएटिविटी लाई जाती है, तो उस क्रिएटिविटी के चक्कर में कुछ नैरेटिव रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं ना उस कहानी की, कुछ अपनी तरफ से भी तो उसमें डालना पड़ेगा ना राइटर को। और इसीलिए जो भी कहानियाँ होती हैं, जो नैरेटिव होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिटरली ही सोशल रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करें, यानी कि वो ये दिखाएं कि हाँ सोसाइटी में पॉलीएंड्री ही चलती थी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्रिएटिव लिटरेचर है। तो इस तरह से पॉलीएंड्री को लेकर ना अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें कहते हैं। तो ये तो हमने जान लिया हस्तिनापुर के बारे में, महाभारत के बारे में, महाभारत की मेन स्टोरी के बारे में। अब जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है अ डायनेमिक टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर भी महाभारत की ही बात हो रही है, क्योंकि महाभारत डायनेमिक है, सेंचुरीज तक डेवलप होता रहा ना, इसीलिए ये हेडिंग दी गई है। तो क्योंकि हम महाभारत का संस्कृत वर्जन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत की ग्रोथ संस्कृत वर्जन के साथ ही रुक गई।
कई सेंचुरीज से महाभारत के जो वर्जन्स थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे जाते रहे, जैसे कि तमिल लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज। तो कई सारी लैंग्वेजेस में महाभारत को लिखा गया और ये सब उस डायलॉग को शो करते हैं जो लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में और उनके बीच में जिन्होंने इस टेक्स्ट को लिखा था, इन सभी के बीच में जो भी डायलॉग एस्टेब्लिश हुए, जो भी बातचीत हुई होगी, उन सभी को ये जो रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलप किया गया महाभारत को, वो शो करता है। तो कई ऐसी स्टोरीज थी जो स्पेसिफिक रीजन से ओरिजिनेट हुई और कुछ सर्टेन लोगों के बीच में ही वो सर्कुलेट हुई, पास होती चली गई। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुछ अलग स्टोरीज होंगी अपनी, तो उस रीजन में जो भी स्टोरीज ओरिजिनेट हुई, वहाँ के लोगों के बीच में सर्कुलेट हुई, उनको इस एपिक में जगह मिल गई, वो स्टोरीज भी महाभारत में डाल दी गई। उसी समय जो एपिक की जो सेंट्रल स्टोरी है उसको अलग अलग तरीके से भी रिटोल्ड किया जा रहा था अलग अलग जगहों पर, और धीरे धीरे जो भी एपिसोड्स थे महाभारत के उनको स्कल्पचर के रूप में, यानी कि जो मूर्तियां होती हैं वो बना बनाकर शो किया गया, पेंटिंग्स बना बनाकर शो किया गया। और महाभारत के एपिसोड्स ने कुछ थीम्स प्रोवाइड की परफॉर्मिंग आर्ट्स पर, जैसे कि कुछ प्लेज हो गए जो नाटक वगैरह होते हैं, डांसेस पर किए जाते हैं, और भी जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं वो सब मतलब महाभारत को लेकर आज भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में क्या देखा कि महाभारत एक सिंपल एपिक नहीं है बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन है जो टाइम के साथ में बदलता रहा। लिविंग ट्रेडिशन जैसे कि लोग आज भी इसको प्ले में परफॉर्म करते हैं, डांस में परफॉर्म करते हैं, सिंगिंग वगैरह जो भी होती होगी उसमें परफॉर्म किया जाता है, पेंटिंग्स बनाई गई, इसकी अलग अलग लैंग्वेजेस में महाभारत को डेवलप किया गया। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्पेशली बीबी लाल, उनकी डिस्कवरीज एपिक की कुछ डिटेल्स को रियल वर्ल्ड सेटलमेंट से जोड़ती हैं। फिर हमने द्रौपदी का पॉलीएंड्री एपिसोड देखा, वो हमें ये दिखाता है कि ऑथर्स सोशल कस्टम्स को समझने और जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। और ये जो डायनेमिक टेक्स्ट जो सेक्शन है ये हमें बताता है कि महाभारत हर जनरेशन, हर रीजन और हर कम्युनिटी का अपना वर्जन लेकर आगे बढ़ती रही। इसीलिए ये एपिक हमारे कल्चरल इमेजिनेशन में आज भी जिंदा है, क्योंकि ये हर लैंग्वेज में, हर कम्युनिटी में सर्कुलेट होती रही। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास कंप्लीट होता है। एंड थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें बताता है कि अर्ली इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर फैमिली, कास्ट और क्लास पर बेस्ड था। फैमिलीज जो थी वो मोस्टली पैट्रिलिनियल थी। प्रॉपर्टी और वंश फादर से आगे बढ़ता था, यानी कि अगर किसी का बेटा है, सन है, तो वही उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता था, लड़की नहीं कर सकती थी। ठीक है, फिर जो मैरिज अलायंसेस होते थे, शादियां वगैरह की जाती थी, वो क्यों की जाती थी? क्योंकि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना था। तो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल था मैरिज। फिर हमने वर्ण सिस्टम के बारे में जाना। वर्ण सिस्टम जो था वो सोसाइटी में एक आइडियल मॉडल था जिसमें हमने 4 वर्ण पढ़े, है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हमने पढ़े थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई सारी जातियां थी जिनमें रियल सोशल लाइफ चलती थी। इनइक्वालिटीज बर्थ के साथ साथ जेंडर और प्रॉपर्टी एक्सेस पर भी बेस्ड थी। मेन के पास ज़्यादा राइट्स थे और विमेन के पास लिमिटेड राइट्स थे, जिसमें पर्टिकुलरली हमने स्त्री धन की बात की थी। इस चैप्टर में बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की थिंकिंग कंपेयर की गई। बुद्धिस्ट सोसाइटी को ह्यूमन मेड और चेंजेबल मानते हैं। महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट के रूप में स्टडी किया गया जिसमें स्टोरीज, एथिक्स और हिस्ट्री मिक्स हैं और जो टाइम के साथ एक्सपेंड होता गया। आर्कियोलॉजी जैसे हस्तिनापुर एक्सकवेशन ये दिखाती है कि एपिक में कुछ रियल मेमोरीज हो सकती हैं। ओवरऑल चैप्टर ये हाईलाइट करता है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी फिक्स्ड नहीं थी। वर्ण, जाति, जेंडर रोल्स और ट्रेडिशंस सब टाइम के साथ चेंज होते रहे। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।